आज हम शुरू करने जा रहे हैं सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये चैप्टर तो तैयार हो जाइए और इसे हम जल्द खत्म करेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो ज़्यादा मतलब अध्याय तो ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे-छोटे टॉपिक हैं तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी से जो है मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? पृथ्वी से जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है ना? को सबसे पहले किसने देखा? तो वो देखने वाले और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने। गैलीलियो जो थे वो देखे थे। अब चलिए गैलीलियो की बात करते हैं, तो इनका पूरा नाम अगर हम जानते हैं तो गैलीलियो गैलीली नाम है। क्या नाम है? गैलीलियो गैलीली नाम है। ने क्या किए थे 1610 ईस्वी में? गैलीलियो गैलीली ने जो है 1610 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, जिसे मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा असंख्य, ठीक है, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। अब वो बोलते हैं, गैलीलियो बोलते हैं कि आकाशगंगा जो है वो क्या है? असंख्य तारा है, मतलब उसमें बहुत सारे तारा हैं और एक विशाल पुंज है, मतलब बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो विशाल होगा कि नहीं होगा? अब ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप माना जाता है। हम मानते हैं आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का, स्टार का विशाल पुंज है और ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। समझ गए? आकाशगंगा में असंख्य तारा है, इसलिए आकाशगंगा है। और ब्रह्मांड क्यों कहलाया? क्योंकि उसमें असंख्य आकाशगंगाओं को सम्मिलित किया गया ब्रह्मांड में, इसलिए ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स हो गया। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दूध मेखला, क्या कहते हैं? दूध मेखला, जिसे मिल्की वे कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी मंदाकिनी को मंदाकिनी कहिए, हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी कहिए या मिल्की वे कहिए, इस नाम से जाना जाता है। तो आपसे भूलना नहीं है। आगे बढ़ें। चलिए दूसरा प्रश्न की हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए? तो ये संबंधित जो भी होगा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे कहते हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से होगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये हम जानते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत का? महाविस्फोट सिद्धांत का, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जॉर्ज लेमेतेयर हैं। कौन है? लेमेतेयर जी हैं। चलिए, लेमेतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। महाविस्फोट सिद्धांत का अगर पूछे, ईयर्स पूछ देगा तो आप बताइएगा 1927 में। कौन किए थे? तो जॉर्ज लेमेतेयर किए थे, ये बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सिद्धांत? महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि लगभग 15 अरब, कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। ठीक है, किस रूप में था? एक बिंदु के रूप में था। 15 अरब वर्ष पूर्व की बात हो रही है, समझ गए? जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। एक समय के बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय कण जो है अंतरिक्ष में फैलने लगे, जिससे धीरे-धीरे तारों एवं ग्रहों, मतलब स्टार एवं प्लैनेट का निर्माण हुआ। समझ गए? मतलब स्टार का भी निर्माण हुआ और प्लैनेट का भी, ग्रहों का निर्माण हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु जो हैं किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए, वे खगोलीय पिंड पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। धूमकेतु जो होता है, या धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारे कहिए, ये जो होता है खगोलीय पिंड होता है। और खगोलीय पिंड होता है जो कि सूर्य से दूर है, सन से दूर, ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि खगोलीय पिंड में देखा जाए तो आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड को कहा जाता है खगोलीय पिंड। अब यहाँ पे सुनिए, ए
ए मतलब धूमकेतु। धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारे कहिए। तो धूमकेतु लंबी, धूमकेतु क्या होता है? लंबी होता है। पुच्छल तारा तो लंबी होगा, किंतु अनियमित है। अनियमित कहिए या असमकेंद्रित कहिए। अनियमित कहिए या असमकेंद्रित। कक्षा में क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? अपने कक्षा की अगर बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? धूमकेतु। आपसे पूछेगा धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है। अब चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अर्धचंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के संदर्भ में जो है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है समकोणीय मतलब 90 डिग्री होती है। समकोणीय होती है मतलब 90 डिग्री का होता है। सूर्य और चंद्रमा में स्थित होता है। तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो अगर बोल दे पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें अर्थ के संदर्भ में, तो क्या होता है? समकोणीय होता है जब अर्धचंद्र ग्रहण लगता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है सौर प्रणाली कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सौर प्रणाली नहीं है। धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है और ग्रह है। तो कौन नहीं है? तो निहारिका जो है आपका क्या है? सौर प्रणाली नहीं है। ब्रह्मांड जो है असंख्य आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप है। सही बात है। आकाश गंगा जो है तारों से मिलकर बना है और बहुत सारा जो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बना है, ये हम जानते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा का अगर औसतन पूछे, एवरेज पूछे, तो 100 बिलियन तारे हैं। 100 बिलियन तारे हैं सब में, प्रत्येक आकाश गंगा में, ये जान लीजिए। जिनका निर्माण जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघटक निहारिकाओं से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बदलाव से हुआ है। इस प्रकार ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्कापिंड हो गए, संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। छठा प्रश्न जानिए, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या बताइए। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या बताइए। तो ग्रह तो हमारे 8 हैं, ये हम जानते हैं। पहले 9 था, अब 8 हो गया, बीच में खाली 9 हुआ था। तो देखिए, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किए जाने के पश्चात जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 8 ग्रह है, जिसमें से बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो ये आपको एक तरफ कर दीजिए 4 को, और 4 और याद रखिए बड़े-बड़े, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो कि दूर है ना? तो याद रखना है 8 ग्रह कौन-कौन है भाई? तो बुध जी हैं, शुक्र जी हैं, पृथ्वी जी हैं, जिस पे हम रहते हैं, और एक मंगल जी हैं, जिसमें मंगल पे फिल्म भी बन चुका है। और बृहस्पति जी भी हैं, शनि जी हैं, जो कि शनि जी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अरुण जी हैं और वरुण जी हैं, ये समझ गए। तो 8 ग्रह हमारे हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अंदर कर दीजिए, आप बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहर कर दीजिए, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। सोचिए, वेस्ट से ईस्ट की ओर परिक्रमा करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। कौन? जितने भी ग्रह हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो है, शुक्र मतलब वीनस और अरुण जो है, वो क्या करता है कि सूर्य की परिक्रमा उल्टा दिशा में करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर करता है। बस इतना ध्यान रखना है। मतलब 8 में से 2 ग्रह जो हैं आपके, मतलब टोटल 6 ग्रह जो है आपको वेस्ट ईस्ट करेगा, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर करेगा परिक्रमा। लेकिन 2 जो हैं शुक्र और अरुण जी, याद रखना है वो उल्टा काम करेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न की बात करते हैं। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। तो सौर प्रणाली के अगर बात करें 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है, 4 सबसे बड़े। तो बड़े में अगर देखा जाए तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा है, फिर हमारे शनि है, अरुण है और वरुण है। तो यही तो आंसर होंगे। क्यों होंगे? मैंने बोला था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को अंदर कर दीजिए, क्योंकि अंदर करिएगा तो ये छोटे-छोटे बेचारे हैं, तो अंदर ही रहेंगे। और बड़े-बड़े लोग बाहर की ओर रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, है ना? छोटे लोग बेचारे घर में रहेंगे और बड़े लोग बाहर घूमते रहते। 8 है, 8 में से 4 बाहर, 4 अंदर। हमारी सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। मैंने आप बोला कि 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह तो आप ऐसे मुँह पे याद कीजिए भाई कि बुध हैं, शुक्र हैं और
हमारा पृथ्वी जो है, मंगल है। ये 4 हमारे भाई छोटे-छोटे भाई हैं। फिर हमारे 4 और हैं जो कि बड़े हैं, जो कि बाहर की ओर रहते हैं। बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं, वरुण हैं। ये याद रखिएगा। जो कि आप देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हो गए हमारे बड़े। उसके बाद हमारा पृथ्वी आ जाता है 5वें नंबर पे। बड़ा चल रहे हैं, ठीक है? बड़ा से छोटा की ओर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति जी हैं। उसके बाद हमारे शनि जी हैं, फिर अरुण जी हैं और उसके बाद वरुण जी हैं। ये हमारे 4 बड़े भाई हो गए। 4 बड़े भाई के बाद 5वें बड़े भाई अगर पूछे तो हमारा पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर छठा पूछे तो शुक्र बता दीजिएगा, 7वां पूछे तो मंगल और सबसे छोटा बेचारा छोटा-सा है, वो हमारा बुध है, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता है बुध, जो कि मरकरी कहते हैं, ठीक है? जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह भी माना जाता है। बेचारा छोटा है तो रहेगा घर के आस-पास, तो सूर्य के निकट ही रहेगा। किसकी बात करें? 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए, आकाशगंगा गैलेक्सी जिसे बोलते हैं, वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो बताइए इसमें कैसे, किस रूप में की गई है? ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया है। सर्पिला आकाशगंगा के रूप में किया गया है। गैलेक्सी बोलिए या आकाशगंगा बोलिए, सर्पिला आकार का है, ठीक है? अब चलिए जानते हैं। आकाशगंगा जो है जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, अनेक आकारों, प्रकारों में जो है दृश्यगत होती है। दृश्यगत मतलब दिखती है। परंतु संरचना के आधार पर अगर हम बात करें, उसकी संरचना मतलब ढांचे के आधार पर बात करें, तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन? हमारा आकाशगंगा गैलेक्सी। सबसे पहले तो अंडाकार जैसा होता है, दूसरा होता है सर्पिलाकार होता है और एक होता है आपका तीसरे नंबर का अनियमित आकार का होता है। तो 3 रूप में होता है। अगर आपसे तीनों में से तीनों ऑप्शन रहे तो अंडाकार हो, सर्पिलाकार हो या अनियमित हो, ये सब होंगे। नहीं तो इस 3 में से एक देगा ऑप्शन में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। अब देखिए आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो कि लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। 11 बिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है, जो अभी खोजा गया है हाल ही में, याद रखना है। तो जो खोजा गया है उसका नाम नाम जो है दिया गया है, उसका नाम नाम जो है क्या है सुनिए। तो A1689 B11 याद रखना है, B11 ठीक है। कौन सी आकाशगंगा खोजी गई है? तो A1689 B11 आकाशगंगा खोजी गई है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी और वेनस का कोई उपग्रह नहीं होता है। नहीं होता है, चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, बुध व शुक्र का कोई उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं है। कोई उपग्रह ही नहीं है, सैटेलाइट ही नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है, आप जानते हैं। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। सबसे निकट ग्रह भी माना जाता है और सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है बुध। शुक्र जो है, जिसे वीनस बोलते हैं, सूर्य से दूसरा निकटतम या निकटवर्ती ग्रह माना जाता है, जो कि सूर्य की अगर एक परिक्रमा करना हो तो 225 दिन में करता है। कितने दिन में? 225 दिनों में पूरा करता है। कौन? वीनस मतलब शुक्र। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? कहना है कि ये जो डिमोस है ये नहीं है। क्यों डिमोस नहीं है? ये मंगल का है, ये जान लीजिए। फिबोस और डिमोस ये जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर के 95 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। सोचिए 95 उपग्रह हैं, जिनमें आयो बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यूरोपा बहुत फेमस है, आयो यूरोपा बहुत फेमस है, कैलिस्टो बहुत फेमस है, गैनीमीड आदि जो है प्रमुख उपग्रह हैं। जबकि फोबोस, याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो कि सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं। सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं, सैटेलाइट माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 11वां प्रश्न है कि केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का जो वर्ग है के बराबर है, तो किसके बराबर है बताएंगे? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। चलिए जानते हैं। तो देखिए
खगोल विज्ञान में जो है केपलर की ग्रहीय जो गति है 3 नियम है। 3 नियम है तो कौन-कौन है तो सुनिए। पहला नियम है देखिए, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, केपलर के अनुसार है, तथा सूर्य जो है इनके केंद्र में स्थित है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह की गति बता रहे हैं केपलर जी। और सबसे बड़ी बात कि दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी जान लीजिए। दूसरा देखिए, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान जो है समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा है केपलर के अनुसार कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग जो है अर्ध दीर्घ अक्ष, याद रखिए सेमी मेजर एक्सिस, क्या है एक्सिस के घन के जो है समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होती है। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी जो है सबसे अधिक है? तो वो वरुण का सबसे अधिक दूरी है, क्योंकि वरुण जो है हमारा अंतिम है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। तो हम बताए थे कि 4 अंदर हैं भाई साहब, छोटे वाले भाई साहब अंदर रहेंगे और 4 बड़े रहेंगे, बड़े वाले भाई बाहर रहेंगे। तो बड़े में कौन-कौन थे आगे ये याद रखिए। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण जी सबसे अंत में हैं, तो बेचारे सबसे बड़े हो गए अंत में। तो ये हमारे खगोलीय पिंड से सबसे दूर हो गए। 8 ग्रहों में सबसे दूर ये माने जाते हैं। अब बुध जी और शुक्र जी, अब पृथ्वी जी और मंगल जी, ये 4 जो भाई हैं बेचारे अंदर रहते हैं, छोटे हैं इसलिए। समझ गए? तो ऐसे याद रखिएगा, जिसमें वरुण क्या है? सबसे दूर हो जाएगा क्योंकि अंतिम छोर पे है। इस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी से वरुण जो है की दूरी अगर बोले तो सबसे अधिक है। तो आपसे अगर पृथ्वी से पूछ दे तो समझ जाइए, अनुमान लगाइएगा कि हम जहाँ पृथ्वी पर रहते हैं वहीं से अनुमान लगाएँगे वरुण जी का दूरी। तो सबसे दूरी में अगर देखिए अंतिम छोर पे वरुण है, तो वरुण मतलब नेपच्यून। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, ये भी होता है, वरुण की जगह पे नेपच्यून दे देगा तो याद रखना है। ये समय के अनुसार हम बताएँगे। तो वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो पृथ्वी का नेपच्यून से दूरी याद रखिए सबसे अधिक है 8 ग्रहों में से। और याद रखेंगे कि कितना अरब किमी है? तो 4.495 मतलब 4.495 अरब किमी है। 13वां प्रश्न है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, वो होगा बी। सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1000वां भाग होगा। 1000वां भाग बोला रहा है। क्या बोल रहा है? 1000वां भाग बोल रहा है। सुनिए, बृहस्पति का द्रव्यमान अगर बात करें, द्रव्यमान मतलब मास, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति जो है, जैसे जुपिटर बोलते हैं, का द्रव्यमान अगर बोले तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। कितना गुना है? 318 गुना। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, हम जानते हैं। अब बृहस्पति का मतलब जुपिटर का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है? पृथ्वी की अगर तुलना में करें तो 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने जूनो उपग्रह को भेजा है। किसको भेजा है? जूनो सैटेलाइट को भेजा है, जूनो उपग्रह को भेजा है। कौन भेजा है? नासा ने। किसके बारे में? तो जुपिटर के ग्रहों के बारे में अध्ययन के लिए। बात करते हैं हम 14 प्रश्न का। 14 प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह अगर बोले तो हम शुक्र को बताएंगे। तो शुक्र जो है, जिसे हम वीनस बोलते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है। क्या है? समीप स्थित ग्रह है शुक्र, पृथ्वी के समीप माना जाता है। सही बात है, बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे आते हैं, है ना, अर्थ आते हैं। इसलिए यह जो है पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बीच सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसलिए पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर बात करें तो सबसे चमकीला अगर दिखाई दे तो वीनस ही दिखाई देता है, शुक्र ही दिखाई देता है। इसे शाम का तारा मतलब इवनिंग स्टार, किसको? शुक्र को, वीनस को। सुबह का तारा मतलब भोर का तारा कहिए या सुबह का तारा कहिए या मॉर्निंग स्टार कहिए, भी कहते हैं किसे? वीनस को, शुक्र को। क्लियर हो गए? 15वां प्रश्न क्या है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाएगा। तो देखिए, रात्रि में आकाश में दिखने वाले तारों के विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, वो तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है?
तो पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछे कौन सा तारा स्थित है, तो हम बताएँगे कि ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या है? स्टार है। आगे चलिए, सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है, ये हम जानते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अगर पूछे कि पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि पृथ्वी से 10 और भी हैं, सर्वाधिक जो है निकटतम तारों की सूची है। जैसे देखिए, अल्फा सेंचुरी क्या है? आगे तो ये जान लीजिए स्टार है, पृथ्वी से दूरी मतलब प्रकाश वर्ष के हिसाब से बताया जाता है। और फिर तारा है और पृथ्वी से दूरी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब दूरी इकाई में। अल्फा सेंचुरी जो है क्या है? स्टार है, मतलब तारा है। इसकी दूरी अगर पूछे पृथ्वी से तो 4.3 है। बस इतना जान लीजिए। अगर पूछे कि दूसरा कौन है तो साइरस है। क्या है? साइरस है। साइरस क्या है? ये भी स्टार है, तारा है। साइरस जो है इसकी अगर दूरी पूछे तो 8.8 है। तीसरे नंबर पे है आपका, तीसरे नंबर पे क्या है? प्रोसिऑन है। प्रोसिऑन है। तो प्रोसिऑन जो है ये जो है 11 जो है प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं, 11 वर्ष दूरी बोल सकते हैं। ज़्यादातर प्रकाश वर्ष बोलिएगा। चौथे नंबर पे है बेगा। बेगा जो है 26 प्रकाश वर्ष में है। मतलब पृथ्वी से दूरी अगर बोले तो प्रकाश वर्ष में बताइएगा तो 26 बताइएगा। पाँचवां है आर्कट्स। पृथ्वी से दूरी अगर बोले तो 36 प्रकाश वर्ष में है। ठीक है? तो आर्कटस जो है स्टार है, जो कि पृथ्वी से दूरी है कितना? तो 36। समझ गए? छठे नंबर पे जो आता है स्टार तारा वो है कपेला। कपेला एक स्टार है। ठीक है? इसकी अगर बात करें प्रकाश वर्ष में तो 46 प्रकाश वर्ष है। 46 प्रकाश वर्ष की दूरी है। किससे? पृथ्वी से। ऐसे याद रखिएगा। 7वें नंबर पे जो स्टार आता है पृथ्वी की दूरी के हिसाब से तो वो है कैनोपस। कैनोपस जो है इसकी अगर बात करें दूरी तो 98 है। समझ गए? 0.0 है। किससे? पृथ्वी से दूर है। 8वें नंबर का जो स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी की अगर बात करें तो ये जो है अकर नर कर दीजिएगा। अकर नर एक स्टार है जो कि पृथ्वी से अगर दूरी पूछे प्रकाश वर्ष में तो हम बताएंगे 114.0 है। 114 पॉइंट प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी से दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष में बताना है, तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए सबसे अगर बात करें 9वें प्रश्न पे तो ये भी एक स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी कितना है? 300 का। 300 प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो कौन है वो? नाम उसका बताइए स्टार का। तो उसका स्टार का नाम है बेटेलगीज। बेटेलगीज। ठीक है? तो बेटेलगीज एक स्टार है जो कि पृथ्वी से दूरी अगर पूछे आपका प्रकाश वर्ष में तो 300 बताइएगा। ये लास्ट जो 10 है जो कि हमारे पृथ्वी से दूरी बताया जाता है, लगभग निकटतम ही माना गया है इतना। समझ गए? तो ये जो है रीजल। रीजल एक स्टार है, मतलब तारे हैं जो कि 900 प्रकाश वर्ष में दूरी में है। मतलब पृथ्वी से दूरी है 900 प्रकाश वर्ष में। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो वो है हमारा शुक्र। वो हमारा क्या है? शुक्र है। सौर मंडल में जो है शुक्र ग्रह की जो है पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, ये जान लीजिए। सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका जो है आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के लगभग समान होते हैं। आकार में भी पृथ्वी के समान होगा विनस, याद रखना है। घनत्व के मामले में भी हमारा जो है विनस समान है, द्रव्यमान के मामले में भी और व्यास के मामले में। तो जुड़वा बहन तो हो गया ना, पृथ्वी के लगभग समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन मतलब ट्यून सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह बताइए है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? बताइए कौन है? तो वो है अरुण। कौन है? अरुण है। ठीक है, अरुण है मतलब यूरेनस है, आप जानते हैं। तो देखिए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछे तो अरुण, अरुण का ही नाम है यूरेनस इंग्लिश में। तो हो सकता है अरुण की जगह पे यूरेनस दे दे, तो गलत नहीं करके आइएगा। दोनों का अर्थ जान लीजिए, अरुण को ही यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। इसका औसत तापमान अगर बोले लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 224 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 224 डिग्री सेल्सियस होता है। अरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पृथ्वी की तुलना में 1 कितना है? 1/1400 गुना है। 1400 गुना बोलिएगा। इसी कारण यह जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है यूरेनस मतलब अरुण, अरुण के ग्रह से। तो आप सोचिए कि सबसे ठंडा होगा
क्योंकि आप देख ही रहे हैं दूरी पे भी है। और सूर्य से इस ग्रह की अगर दूरी बात करें, सूर्य से अगर इस ग्रह की मतलब यूरेनस अगर ग्रह की बात करें, दूरी की बात करें, तो लगभग 3 अरब किमी है। यह सूर्य की एक परिक्रमा जो है 84 ईयर्स में करता है। 19वां प्रश्न को हम ध्यान से सुनेंगे। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह मतलब यूरेनस की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, विलियम हर्शल। अब चलिए विलियम हर्शल हैं तो चलिए जानते हैं। तो देखिए अरुण जिसे यूरेनस के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। ग्रह का खोज अगर बात करें तो 1781 में मतलब 1781 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। विलियम हर्शल ने किए थे। यह हमारे सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कितना है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है हमारे सौरमंडल का। इसके चारों ओर अगर बात करें तो 9 वलय हैं। क्या वलय हैं? 9 वलय हैं। ये ध्यान रखना है। 9 वलय हैं मतलब रिंग है, 9 रिंग है। किसके? अरुण के मतलब यूरेनस के चारों ओर। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ये हम जानते हैं। तो जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है? और अल्फा का भी जानते हैं, बीटा का भी जानते हैं और गामा का भी जानते हैं। एवं एपिसलॉन जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान अगर पूछे तो आप बताइएगा 6000 डिग्री सेल्सियस है, लगभग माना जाता है। ठीक है। और जान लीजिए सूर्य का पृष्ठीय तापमान मतलब सरफेस जो टेम्परेचर होता है उसका सतह वाला, है ना, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि इसके केंद्रक का तापमान बोले मतलब जो एकदम मुख्य केंद्र है इसका पॉइंट वाला, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका केंद्र वाला जो है ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन। और इसका सरफेस की अगर बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी का उत्सर्जन होता है। मतलब इससे अत्यधिक मात्रा में तो सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला मतलब सरफेस ऑफ फायर भी कहा जाता है। किसे? सूर्य को। क्लियर हो गए? 21 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की बाह्यतम मतलब आउटर जो कहते हैं परत को कहते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम मतलब बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरीट, कोरोना, कोरोना कहते हैं। ठीक है। अब कोरोना कहते हैं तो सुनिए, सूर्य के धरातल पर पाए जाने वाली ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश मंडल मतलब फोटो सरफेस, याद रखना है। वर्णमंडल जिसे क्रोमो सरफेस बोलते हैं, और एक आपका कोरोना जो कि कोरोना के नाम से जिसे किरीट के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो सूर्य के अगर बात करें ऊपरी मंडल को कितने भागों में बांटे हैं? तो 3 भागों में। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना मंडल, ऐसे याद रखेंगे। कोरोना में संवहनीय अगर बात करें, संवहनीय मेखला की सतह अर्थात जो संवहनीय मेखला की जो सतह होती है, सरफेस होती है, अर्थात सूर्य के धरातल का प्रकाश मंडल कहते हैं। तो जो संवहनीय मेखला होता है, सूर्य के बात करते हैं, उसकी सतह की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के धरातल को क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल करेंगे। याद रखना है। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में होता है, मतलब प्रकाश मंडल के भी ऊपर एक आवरण होगा, उसे वर्णमंडल कहेंगे। ठीक है। वर्णमंडल का विस्तार पाया जाता है तो वर्णमंडल ही कहेंगे, जो कि सूर्य का वायुमंडल है। सूर्य का भी वायुमंडल होता है तो उसे हो गया ना वर्णमंडल, क्योंकि उसे क्रोमो सरफेस कहेंगे इंग्लिश में। अब बचा आपका कोरोना। कोरोना को ही किरीट कहते हैं। तो सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण ही कोरोना है, ये जान लीजिए। मतलब अगर धरातल की बात करें तो प्रकाश मंडल, अब प्रकाश मंडल के ऊपर की बात करेंगे आवरण के वर्णमंडल, और ये जो वर्णमंडल ही सूर्य का वायुमंडल भी कहलाता है, ये भी जान लीजिए। और कोरोना जो है सूर्य के वायुमंडल का बाहरी सबसे बाहरी आवरण है। समझ गए? तो ये हो गया जो कि इस वर्णमंडल के ऊपरी जो है ऊपर पाया जाता है। तो वर्णमंडल के ऊपर प्रकाश मंडल के ऊपर वर्णमंडल, वर्णमंडल के ऊपर वर्णमंडल के ऊपर आपका कोरोना पाया जाता है। इसमें जो है विरल किंतु अत्यधिक गर्म गैसें होती है। विरल तो होता ही है, बहुत विरल होता है एकदम गहराई तक, और अत्यधिक गर्म गैसें भी होती है। संभवतः सितंबर 2023 में सूर्य के वर्णमंडल और कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह भेजा जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जो है सूर्य की ऊर्जा निहित है? बताइएगा। सूर्य की ऊर्जा निहित है तो ये नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य। तो नाभिकीय संलयन जैसे ही शब्द आए तो सूर्य को हम याद कर लेते हैं, ये हमारे माइंड में आ जाता है।
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है ना कि तारों मतलब स्टार की बात हो रही है। स्टार में मतलब तारों में 1 से 1.5 करोड़ क्या होता है केल्विन तापमान पर 1 से लेके 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर क्या होता है दो हाइड्रोजन के नाभिकीय आपस में क्या होते हैं संलित होकर मतलब मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। समझ गए? एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं जब दो हाइड्रोजन नाभिकीय आपस में क्या करते हैं संलित होते हैं, मिलते हैं। यह प्रक्रिया जो है तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। यही प्रक्रिया जो होता है, जो ये काम हो रहा है, जो क्रिया किया जा रहा है, ये स्टार से मुक्त हो जाते हैं, मतलब तारों से मुक्त होकर ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत बनते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ये हम जान गए। लेकिन एक बात और जानना भूल गए आप कि इसके आंतरिक भाग में मतलब सूर्य के आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में क्या होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या होते हैं परमाणु संलित होते हैं। समझ गए? इसलिए नाभिकीय संलित होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना। तो हाइड्रोजन के परमाणु संलित होते रहते हैं किसमें इसके आंतरिक भाग में, सूर्य के आंतरिक भाग में, जो कि इसका ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का प्रमुख स्रोत मानते हैं इसी को। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मंगल को, मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह। लाल ग्रह कहते हैं तो जल्दी खत्म कर देंगे। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है कि लौ ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह की जो सतह है, सरफेस है, लाल दिखाई देती है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। इसलिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी घूर्णन अगर गति बोले किसका? मंगल का, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान होता है, पृथ्वी के समान ही माना जाता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर, सी ऑफ ट्रंक्लिटी, ट्रंक्लिटी कहां पर है बताएंगे? तो ये हमारा चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रंक्लिटी। अब ये है क्या, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित धूल के मैदान या काले धब्बों को जो है शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में अगर जाइएगा, वहां पे स्थित जब रहिएगा, तो वहां पे जो है धूल का मैदान है, धूल के मैदान कहिए या काला धब्बा कहिए या शांति का सागर कहिए, जिसे इंग्लिश में सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। इसी के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। तो धूल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, काले धब्बे के नाम से जाना जाता है, लूनर मारे के नाम से भी जाना जाता है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, और शांति का सागर भी कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, यह चंद्रमा का क्या है? पिछला भाग है। हाँ, सही बात है। जो शांति का सागर आप देख रहे हैं वो चंद्रमा का पिछला भाग है, जो अंधकारमय रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है वहाँ। प्रथम मानव युक्त जो है अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 जो है देख रहे हैं, प्रथम मानव युक्त था जिसमें मानव गए थे, और अमेरिकी चंद्रयान है ये अपोलो 11। चंद्रमा के इसी भाग में जो है सर्वप्रथम पहुंचे थे, उत्तरी गोलार्ध में ही सर्वप्रथम पहुंचे थे, जो कि शांति सागर जो क्षेत्र देख रहे हैं एकदम अंधेरा था, याद रखिएगा। और जिससे क्या हुआ, दो व्यक्ति का नाम आता है जो कि गए थे, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। तो नील आर्मस्ट्रांग तो थे ही, ये तो हम बड़ी बार नाम सुने हैं, लेकिन एक और नाम आता है जो कि गए थे, वो थे एडविन। कौन थे? एडविन एलिड्रन थे। कौन थे? एडविन एलिड्रन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि पृथ्वी से चंद्रमा का पार्श्व भाग दिखाई देता है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके घूर्णन, ठीक है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि जो है एक ही है। दोनों का, घूर्णन का भी कहिए और परिक्रमण जो परिक्रमा करता है उसका भी अवधि समान होता है। कैसे? तो अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है। यह पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी से सदैव उसका पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। अब सदैव इसका पार्श्व भाग जो है दिखाई देता है, पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। तो इसका पार्श्व भाग ही दिखाई देगा पृथ्वी को। 26 क्वेश्चन नंबर है कि किस ग्रह पर जल चक्र, वाटर साइकिल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पृथ्वी पर ही। वाटर साइकिल तो जल चक्र आपको
पृथ्वी पर ही अभी मिला है, रह रहे हैं तो पता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र मतलब वाटर साइकिल पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की जो है अधिकता के कारण यह ग्रह जो है अंतरिक्ष से जो है नीला दिखाई देता है। कितना आता है? 71% जलीय भाग है हमारा, ठीक है? इसलिए नीला भी दिखाई देता है और जल के कारण दिखा देता है, क्योंकि जल की अथाह राशि प्रकाश के नीले रंग को परिवर्तित कर देता है। 27 क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के मध्य जो है चक्कर लगाते हैं? तो वो मंगल और बृहस्पति के मध्य ही लगाते हैं। नाम सुने होंगे क्षुद्र ग्रह का, है ना? तो मंगल और बृहस्पति मतलब मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के मध्य मतलब बीच में उपस्थित क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड बोलते हैं, छोटे-छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा क्षुद्र ग्रह भी करता है और ये छोटे-छोटे खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मतलब आप बिना चश्मा का देख सकते हैं, मतलब बिना कोई भी यंत्र का आप देख सकते हैं उसे। कौन? फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को, यही नंगी आंखों से बोला। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का औसत पृष्ठीय ताप जो है सर्वाधिक है? तो वो है शुक्र का। पृष्ठीय ताप इसका अगर बात करें तो भाई शुक्र का है, वेनस का है, क्यों है? चलिए जानते हैं। सामान्यतः सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ ग्रहों का तापमान कम होता जाता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र जो है उल्टा है, अपवाद है वेनस। बुध के बाद क्रम में अगर देखा जाए तो शुक्र के होने पर भी शुक्र पर अधिक संघन वातावरण होने के कारण शुक्र का औसत पृष्ठीय ताप जो है सरफेस टेम्परेचर जो है सर्वाधिक है। मतलब सोचिए बुध से ज्यादा आपको शुक्र पे ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा, इसलिए ये कहा जाता है, ये अपवाद है एक तरह से। इसके पश्चात क्रमशः बुध हो गए, पृथ्वी हो गए, यहाँ पे बुध भगवान लगा दिया, बुध होंगे, बुध होगा, ठीक है। पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, आपका शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया का स्थान आता है। 29 क्या है? 29 है कि बृहस्पति के वलय है। बृहस्पति के वलय मतलब बृहस्पति के वलय है मतलब जुपिटर के रिंग। जुपिटर के रिंग है तो जुपिटर के रिंग तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? सिलिकेटो से निर्मित है। बृहस्पति के वलय रिंग की बात करते हैं, सिलिकेटो, ठीक है, सिलिकेटो से निर्मित है। सिलिकेटा बोल दीजिए या सिलिकेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के वलय मतलब रिंग जो है सिलिकेटो से निर्मित है, ये हम जानते हैं। इन वलयों की अगर बात करें, वलयों की मतलब रिंग की बात करें तो जोवियन, क्या है? जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति मतलब जुपिटर का जो रिंग होता है सिलिकेटो से निर्मित होता है, हम जानते हैं। और इन जो रिंग की बात करें जो जुपिटर के पास है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जोवियन वलय या जोवियन रिंग के नाम से जानते हैं। बृहस्पति के वलयों की बात करें, जुपिटर के रिंगों की बात करेंगे तो इसका खोज सर्वप्रथम 1977 में किया गया था। 1977 मतलब 1977 में किया गया था। और ये नासा जो है यूएस का है, तो यूएस द्वारा मतलब नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान था जिसे हम वाइजर बोलते हैं, वाइजर 1 बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, वाइजर 1 स्पेस प्रोब बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसी के द्वारा किया गया था। तीसवां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा हम जानते हैं विस्फोटक तारा है, मतलब विस्फोटक स्टार है। अब सुपरनोवा है तो चलिए जानते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है आपका सौरमंडल और ब्रह्मांड का। देखिए किसी तारे के भयावह विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अचानक विस्फोट हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हो गया। विस्फोट कहा भी जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे जो हैं लाल रंग के दिखाई देते हैं। जब विस्फोट होगा ना भयानक तो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। जो रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है, मतलब रक्त दानव के नाम से। अब लाल हो जाएगा तो रक्त जैसा ही लाल तो होता है, दानव कहला जाएगा, तो रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हीलियम जो है कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से जो है न्यूट्रॉन तारों, क्या होता है? न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। फिर न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हो जाता है। जब विस्फोट हो जाएगा उसके बाद सब कुछ काम हो जाएगा खत्म समझ गए? तो हो जाता है। अब देखिए पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र
गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण इनका नाम पल्सर है। पल्सर मतलब पल्सर गाड़ी का नाम सुने? तीव्र गति से चलता है इसलिए पल्सर गाड़ी नाम पड़ गया, पल्सर है। चलिए क्लियर हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत छोटा-छोटा टॉपिक है। तो डेली अब क्या है कि सीरीज मैंने बनाया है कि एक दिन मेरा साइंस चलेगा, एक दिन साइंस का पूरा सीरीज डे जो रहेगा वो साइंस का डे रहेगा। एक दिन हमारा डे रहेगा जो बचा हुआ है स्ट्रैटेजी के वन लाइनर, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा हुआ, तो ये भी छोटा-छोटा पार्ट है, हम जल्दी-जल्दी खत्म कर देंगे। तो करते हैं, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का चल रहा है, जो कि सीरीज चल रहा है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर मतलब अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन है, लेकिन 14 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, आगे हम अक्षांश और देशांतर आज खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो बताइए। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यही आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये सब सही है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भी सही है। और यही दक्षिणी ध्रुवीय अगर वृत्त रहता और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, जो कि गलत है। देखिए, अगर विषुवतीय वृत्त की अगर बात करें, विषुवत वृत्त की बात करें तो 0 अक्षांश है, ये हम जानते हैं। उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव हो गया के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध अगर आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं तो विषुवतीय वृत्त से आपको देखना है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में अगर विषुवतीय वृत्त से देखिएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको दिखेगा। और 23.5 डिग्री पे जो उत्तरी अक्षांश है उस पे कौन सी रेखा है? तो हम बताएंगे कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। याद हुआ होगा। दूसरा क्या है कि विषुवतीय वृत्त की अगर बात करें, विषुवत वृत्त बोलिए या विषुवतीय वृत्त, तो विषुवत वृत्त की अगर बात करें तो 66.5 डिग्री की बात करते हैं। उत्तर में जाइए तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, आप अगर मैप देखिएगा या ग्लोब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में जाइए, उत्तर में जाएगा तो उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त होगा। और उत्तरी ध्रुव वृत्त को वहां पे क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। किसे? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त को। और भी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर विषुवतीय वृत्त से अगर पूछे, मतलब विषुवतीय वृत्त से देखा जाता है, क्योंकि विषुवतीय वृत्त क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। तो वहीं से देखेंगे ना, तो हम जाएंगे दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, साउथ की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में विषुवतीय वृत्त से 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जब जाइएगा तो वहां पे आपको मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। अब आप दोनों याद कर लीजिए। अगर उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा और विषुवत वृत्त से देखिएगा, मतलब ऊपर की ओर जाइएगा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में विषुवतीय वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाइएगा, दक्षिणी अक्षांश में जाइएगा, तो कौन सी रेखा मिलेगा? तो मकर रेखा मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। चौथा जो है विषुवतीय वृत्त की अगर बात करें तो विषुवतीय वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में जाइए तो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त आपको दिखेगा। और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जो है उसी को कहा जाता है अंटार्कटिका। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं। तो अंटार्कटिका वृत्त आपको मिलेगा। यहीं पे दोनों क्लियर कर लीजिए। दूसरा नंबर वाला देखिए और चौथा नंबर याद रखना, पहला और तीसरा एक तरफ। पहला और तीसरा में क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। अगर तीसरा वाला देखिए तो दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। और दूसरा और चौथा देखिए, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त जो कि आर्कटिक कहलाता है। और ये चौथा देखिए विषुवतीय वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण चले जाइए तो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त कहलाएगा, जिसे अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी स्थान का मानक समय
जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो उसे कौन-सा आंसर होगा आगे बताइए, तब डिटेल चलेंगे। तो बी नंबर प्रधान मध्याह्न देशांतर होगा। आंसर इसका सही है, अच्छा भी है। अब इसके डिटेल हम बात करें तो सुनिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम बात करें, क्या किसकी बात करेंगे? 0 डिग्री देशांतर की। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व के सभी देशों का मानक समय, जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी रेखा के द्वारा? 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा बोला जाता है। फिर से सुनिए, इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा को? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसका सवाल ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान इसी रेखा पर स्थित है। समझ गए? लंदन के समीप जो है ग्रीनविच नामक एक स्थान है, इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। जहाँ राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ ग्रीनविच रेखा पे ही राजकीय वेधशाला स्थित है। यह रेखा जो है कौन? आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए या ग्रीनविच रेखा कहिए या उसे मानक समय कहिए। यह रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? स्टैंडर्ड अगर टाइम आपसे पूछ दे तो आप बताइए 9 देशों से होकर गुजरती है, कौन-कौन देश है? तो आगे तो यूनाइटेड किंगडम है, ये हमको याद हो गया। फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है और बुर्किना फासो। क्या है? एक जगह है बुर्किना फासो। टोगो, घाना और अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी ध्रुव जिसे कहते हैं, अंटार्कटिका। ये 9 देश जो है आपका ग्रीनविच या स्टैंडर्ड टाइम या 0 डिग्री देशांतर रेखा पर से गुजरती है या स्थित है। हो गया ना? यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, टोगो हो गया, घाना हो गया और अंटार्कटिका हो गया। ठीक है? तीसरा प्रश्न क्या है? हम ध्यान से सुनेंगे। तीसरा प्रश्न यही है कि आगे सवाल को सुन लीजिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? मानक समय का ही नाम आगे चल के ग्रीनविच पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान पे था। इसी रेखा को बोला जाता है। लेकिन मानक समय का जो रेखा बनते हुए आया और ग्रीनविच तक आया, इसी का समय अंतराल पूछ रहा है आपका। कितना आगे पीछे? तो आप अच्छे से जानते हैं कि 5.5 मिनट आगे है, क्योंकि दोनों जो मानक स्टैंडर्ड जो रेखा है, जो कि 0 डिग्री अभी ऊपर पढ़े हैं, देशांतर का ही नाम है मानक रेखा भी और ग्रीनविच रेखा। क्योंकि वही 0 डिग्री देशांतर वो गुजरते हुए आता है और एक जगह पे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं और मानक रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि ये रेखा आ रही है। तो इसी दोनों के बीच में जो समय, इन दोनों का बीच का जो अंतराल है, वही पूछ रहा है। तो 5.5 घंटा का दीजिए या 5 घंटा 30 मिनट आगे कह दीजिए। आगे होता है, आगे या पीछे पूछ रहा है तो आगे है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो आप अच्छे से जान लीजिए कि 1 डिग्री अगर देशांतर की अगर दूरी तय करना है तो 4 मिनट ही लेगा। कितना लेगा? 4 मिनट। तो 4 मिनट के हिसाब से सोचिए। तथा ग्रीनविच मानक समय जो है यमुनोत्तर से पूर्व, यमुनोत्तर बोल रहा हूँ, यामोत्तर। क्या है? यामोयोत्तर। यामोत्तर मतलब स्टैंडर्ड टाइम को ही बोला जाता है। तो ग्रीनविच मानक समय यामयोत्तर से पूर्व की जो है ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो पूर्व की ओर जाना है इसको, तो पूर्व की ओर जाएगा तो समय बढ़ेगा ही, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है घटता है। तो पूरब की ओर जाएगा तो आपका भाई समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाएगा तो समय घटेगा। ये ध्यान रखना है, यमयोत्तर का है। और सुनिए, इस प्रकार भारत का मानक समय यमयोत्तर जो है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत जो है कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है ग्रीनविच के मानक समय का, मतलब स्टैंडर्ड टाइम का। यहाँ का समय जो है ग्रीनविच के समय से 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री को जो है 4 से गुना कर दीजिए तो 330 मिनट, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब अगर पूछे 330 मिनट लगा दीजिएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री का 4 मिनट, तो भाई 82.5 डिग्री का 4 से गुना कर दीजिए 330 मिनट, और 330 मिनट को घंटा में बदलना है तो 5 घंटा 30 मिनट।
चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किस देश से नहीं होकर गुजरती है। तो मेक्सिको से नहीं होकर गुजरती है। ये बी नंबर जो देख रहे हैं वो सही है। अब चलिए हम बताते हैं कहाँ-कहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है विश्व के 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से गुजरती है, जो इस प्रकार आपको दिया हुआ है। 13 देशों का नाम आपको याद रखना होगा। तो कैसे याद रखेंगे? सुनिए। इक्वाडोर का नाम सुने होंगे। इक्वाडोर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है इक्वाडोर से। कोलंबिया से गुजरती है भूमध्य रेखा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ब्राज़ील से गुजरती है। साओ टॉम से गुजरता है। साओ टॉम और प्रिंसिप दोनों जगहों से गुजरता है। गैगबॉन कह दीजिए, गैगबॉन से कांगो गणराज्य से गुजरता है भूमध्य रेखा। लोकतांत्रिक कांगो से, पूरा नाम है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से भी भूमध्य रेखा गुजरता है। युगांडा से गुजरता है, केन्या से गुजरता है, सोमालिया से गुजरता है, मालदीव से, मालदीव भी बोलते हैं, मालदीव बोल दीजिए, मालदीव उच्चारण पे है। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरता है, तो जानते हैं। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरता है। पांचवा प्रश्न है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, तीनों जो है किस देश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका देश से होकर गुजरती है। तो तीनों पूछे तो आप तीनों का नाम बता दीजिएगा। अगर और चलते हैं, जानकारी लेते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा हमारा जो है गुजरता है। तो आपसे सवाल पूछता है कि ये जो तीनों रेखा है, जो कि तीनों अक्षांश रेखा गुजरती है, वो कहाँ गुजरती है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और ये सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी किया है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें, तो दक्षिणी अमेरिका में 2 ही रेखा गुजरता है, ठीक है? दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ पे सिर्फ़ केवल 2 ही गुजरता है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवतीय रेखा कहते हैं, ये आप जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, मतलब मध्याह्न रेखा। तो 0 अक्षांश रेखा जिसे विषुवतीय रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, का मिलन जो है अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। अटलांटिक महासागर मतलब अंध महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है, मिलन होता है दोनों का। यूरोप से केवल कर्क रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरता है। तो आपसे पूछता है कि यूरोप, जो आप देखते हैं यूरोप का नाम सुनते हैं, वो बताइए यूरोप महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा गुजरती है, सिर्फ मकर रेखा। छठा प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, डेट लाइन बोलते हैं, खींची गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोले तो प्रशांत महासागर से खींची गई है। इसकी जानकारी हम लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। क्या करता है? 2 क्रमागत एक कैलेंडर है, 2 क्रमागत कैलेंडर है जो कि दिनों को अलग करता है, दिन को मतलब डे को अलग करता है। ये काल्पनिक रेखा है। कौन काल्पनिक रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही काल्पनिक रेखा कहा जाता है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फिर से सुनिएगा, यह ग्रीनविच इंग्लैंड में है। ग्रीनविच तो आगे जान लीजिए कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो प्रशांत महासागर से तो होकर गुजरता है, आप जानते हैं कितने डिग्री? तो 180 डिग्री। विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में, ऐसे याद रखेंगे। ग्रीनविच है कहाँ? तो इंग्लैंड में है। यह रेखा सीधे न होकर विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ कोई स्थल भाग है वहाँ इसे मोड़ दिया गया है। फिर से सुनिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि हम पढ़ रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा है, ये दिमाग में रखना है। तो यह रेखा जो है सीधे ना होकर विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई है। मतलब ये काल्पनिक है, आप जिधर चाहें उधर मोड़ दीजिए, तो मुड़ी हुई है। क्योंकि जहाँ कोई स्थल है, जहाँ पे कोई स्थल है, उसी जगह मुड़ी हुआ है। समझिए? तो उसी जगह क्या करता है, मोड़ दिया जाता है। आगे चलें। 7वां प्रश्न है कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है क्रमशः है। तो क्रमशः क्या है? तो क्रमशः है 179 व 360। अक्षांश व देशांतर रेखाओं कुल संख्या क्रमशः जो है, तो अक्षांश की अगर कुल संख्या पूछे तो 179 बताना है और देशांतर संख्याओं का बोले तो 360 बोलना है, 360 बोलना है ना? अब सुनिए और कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बोले, दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में, तो आप बोलिएगा 89। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो 89 उत्तरी में भी है। मतलब दक्षिण में भी 89 है, उत्तर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी 89 है। एक विषुवत तथा एक विषुवत रेखा है जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए। पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर है, वहाँ पे 1 देशांतर कर दिया है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो हम पढ़े थे 1 डिग्री का कितना? 4 मिनट, है ना? पढ़े थे कि नहीं? 1 डिग्री का कितना? 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर का 4 मिनट होता है। जो कि हम ऊपर सबसे ऊपर पढ़े थे 82.5 डिग्री में कितने से भाग दिए थे? 4 से गुना कर दिए थे, भाग नहीं दिए थे, गुना कर दिए थे। डिटेल की बातें करते हैं, समझ में आ जाएगा, इसी जगह पे समझ में आएगा। तो सुनिए, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। तभी तो 5.5 घंटा चलता है, ग्रीनविच और मानक समय के बीच की दूरी बताता है ना? तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी के द्वारा क्या होता है? तो पृथ्वी के द्वारा 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में मतलब 4 मिनट का समय लगता है। अब चलिए जानते हैं कैसे। तो सुनिए, कुल समय जो है 360 डिग्री बटा 24 घंटा बराबर 15 घंटे और 60 मिनट, अर्थात 1 देशांतर मतलब 4 मिनट। ऐसा समझ में आया? 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो कौन सा ऐसा जो है जल संधि है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो वो है बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि ही जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर माना जाता है, उसी जगह स्थित है। देखिए, बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास स्थित है। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि, जो उत्तर पश्चिम एशिया से उत्तर अमेरिका तथा उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। 10वां प्रश्न है, विषुव शब्द किसका घोतक है? तो विषुव शब्द जो है किसका घोतक है? तो वो है सी। जब दिन व रात बराबर होते हैं, पढ़ लेते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं तब यह स्थिति विषुव कहलाती है, जिसका अर्थ होता है समान रूप से, बराबर रूप से। अर्थात जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तब पृथ्वी पर दिन व रात मतलब रात्रि की अवधि समान होती है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है। कब बनता है? 21 मार्च को बनती है और 23 सितंबर को बनती है। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य है ऑप्शन नंबर डी। केवल देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है। क्या होती है? सर्वत्र समान होती है। पृथ्वी पर किसी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी पर किसी अगर भौगोलिक स्थिति को निर्धारण करना है या बताना है तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा ही होगा। अक्षांश रेखा भी, देशांतर रेखा द्वारा, दोनों द्वारा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक है, बनाए गए हैं।
अक्षांश रेखाएं जो हैं यहाँ पे देखिए, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, बराबर होती है, समानांतर होगा। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी लंबाई घटती जाती है। अब विषुवत की ओर जाएगी मतलब तो घटते जाएगा धीरे धीरे। अब जानवे करते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब देशांतर रेखा मतलब ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे नॉर्थ और साउथ के, ये भी घटते जो है जाएगा धीरे धीरे ऐसे से, देखे होंगे आप। खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसके मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सार्वधिक व ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। विषुवत पर सार्वधिक होगा, इसका भी तो सार्वधिक होगा, इसका भी हो जाता है। इनकी लंबाई समान होती है, लंबाई जो है इसकी समान होती है। 12वां प्रश्न अगर हम बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 111.32 किमी होती है, 111.32 किमी होती है। आगे चले जानते हैं। तो सुनिए, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किमी होती है, परंतु रेखाएं ध्रुव की ओर जाने पर पास आती जाती है। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, पास आती जाती है और अंततः ध्रुवों पर परस्पर मिल जाती है। क्या होती है, परस्पर मिल जाती है। 13वां प्रश्न क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो गोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। अब गोर कहते हैं तो सुनिए क्या है गोर भाई। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अगर करें, दो देशांतर रेखा है उसके मध्य की दूरी, जो मान लीजिए दो देशांतर रेखा है इसके मध्य की दूरी अगर क्या है तो उसे गोर कहेंगे। दो अगर अक्षांश है, अक्षांश रेखा है एवं दो देशांतर रेखा है तो उन दोनों के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ये अक्षांश रेखा है और ये हमारा देशांतर रेखा है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, तो ग्रिड कहते हैं। तो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखाओं के मध्य को हम कहते हैं ग्रिड, ग्रिड कहते हैं। अक्षांश हो गया व देशांतर हो गया, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है, मतलब ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो भौगोलिक निर्देशांक भी कहा जाता है, निर्देश देने वाला कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है इन दोनों का। आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप विश्वास करके साथ आप मेरा एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। कोई भी एग्जाम, ये नहीं कि बीपीएससी का ही, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आपको मैं बोल रहा हूँ सवाल और कहीं से नहीं आता है, इसी तरह से आता है। जैसे अक्षांश का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो अक्षांश से पढ़ के जाइए। अगर अक्षांश से क्वेश्चन आया आपका छूटा ना, तो आप आके मुझे जितना सुनाना हो सुना दीजिएगा, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा तो एक भी अक्षांश से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए मैं टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। तो कितना भी हो, अगर वीडियो का स्पीड करके देखना हो तो देख लीजिए, लेकिन जरूर जाइएगा पढ़ के। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम देने जाइए। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है अक्षांश का। 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर स्थित है? तो इन दोनों के मध्य कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अब चलिए जान लेते हैं थोड़ा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य में अटलांटिक महासागर स्थित है। 0 अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश जो कि हम ऊपर पढ़े थे, विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान जो है क्या होते हैं, मानक समय कहा जाता है, या प्रधान अमियोत्तर मतलब मेरिडियन लाइन कहिए, अटलांटिक महासागर के पृष्ठ पर मिलते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान अमियोत्तर जो होता है वो अटलांटिक महासागर पे जो है क्या करता है, परस्पर जाके मिल जाता है, ये दोनों जाके मिल जाएंगे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो कि अटलांटिक के कौन से हिस्से, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाते हैं दोनों। ये जो आपका जो है ना, ये प्रधान अमियोत्तर, प्रधान अमियोत्तर को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रधान अमियोत्तर को ही प्रधान मध्ययान रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जिसे मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। तो ये हो गए आपके खत्म। और जितने भी आप स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं अक्षांश को पढ़ के जाइएगा, आपका सौरमंडल का पढ़ के जाइएगा। इसी तरह सारा कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। आपका साइंस का चल रहा है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका जो एक दिन जो
बीच करके चल रहा है, साइंस का एक दिन चल रहा है आपका ज्योग्राफी का, और उसके बाद वन लाइनर लाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी स्पेशल क्वेश्चन, जो कि सिर्फ महात्मा गांधी से एक भी सवाल ना छूटे वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका टॉपिक होगा, जिसमें खाली महात्मा गांधी होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत दिन हो गया मेरे बोले हुए, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं चल सकता, आप मेरे बिना चल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां। अध्याय 3 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, अध्याय 3 चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कथन सत्य है, कौन सा सत्य है यही तो पूछ रहा है आपसे। तो पहला देखिए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो ये बात तो सत्य है, क्योंकि भाई अपने अक्ष पर ही पृथ्वी का घूमना घूर्णन ही कहलाएगा, और दूसरे की ओर चलना परिक्रमण कहलाएगा। दूसरे का गोल घूमिएगा तो, जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण करना या परिक्रमण कहलाता है। मतलब स्थिर कक्षा में गति को क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। तो दूसरे के लिए कर रहा है ना, सूर्य के चारों ओर कर रहा है, तो ये भी बात सही है। घूर्णन वही होगा, अपने अक्ष पे घूमते रहेगा। तो दोनों हो गया, एक से दोनों, है ना, एक और दो। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर नियंत्रण घूमते रहती है, मतलब लगातार कहिए, ठीक है, नियंत्रित रूप से घूमते रहती है, और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो हमारा पृथ्वी क्या करती है? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना। इसे ही अक्षीय घूर्णन कहते हैं, मतलब रोटेशन कहते हैं, एक्सेस रोटेशन कहते हैं। अपने अक्ष पे घूमती है, इसलिए अपने अक्ष पे घूमेगी तभी तो 24 घंटे में पूरा करता है चक्कर। अब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो ज़्यादा लग जाएगा, 365 दिन लग जाता है। सुनिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, मतलब रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन कहते हैं जो कि अपने अक्ष पे ही घूमेगा, जो कि 24 में करना है, 24 आवर में। और रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण करेगा, जो कि सूर्य के चारों ओर करेगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में, मतलब परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितना दिन? 365 दिन। तो ऐसे याद रखते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 365 दिन 6 घंटे। दूसरा प्रश्न है, प्रायदीप्त वृत्त जो है किसे कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। तो प्रायदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो उससे किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, जो दिन और रात को, डे एंड नाइट को विभाजित करता हो, अलग करता हो, ग्लोब पर, है ना, उसी को कहा जाता है। बस इतना पढ़ लीजिए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रायदीप्तीय वृत्त कहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होना। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में अगर परिवर्तन हो गया तो समझिए क्या ऋतु परिवर्तन में है, ऋतु परिवर्तन का कारण है। जानते हैं सामान्यतः एक वर्ष की अवधि को ग्रीष्म तथा शीत में बांटा जाता है। तो ग्रीष्म और शीत में, गर्मी और ठंडा में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री झुका होना, इसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे पूछ दे सवाल तो आप भूलेंगे नहीं अब से, पृथ्वी कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तथा पृथ्वी की सूर्य के सापेक्षिक, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो देख रहे हैं, सूर्य की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन है, मतलब सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए ऐसा भी होता है। ये भी याद आपको रखना चाहिए। चौथा प्रश्न क्या है सुनेंगे, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? डे एंड नाइट या नाइट एंड डे बराबर होता है? तो वो होता है हमारा 21 मार्च का नाम सुने हुए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, है ना। और एक और होता है जो कि 23 सितंबर। तो दो ही तो होता है। 21 मार्च को
आपका दिन और रात बराबर होता है और फिर एक आपका सितंबर में होता है 23 सितंबर को, जो कि यहाँ पे था। अब सुनिए 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जैसे ही 21 मार्च की बात करेंगे, तो 21 मार्च में याद रखिएगा सूर्य कहाँ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर 23 सितंबर की बात करेंगे तो याद रखिए अरे साउथ तरफ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में और उसी में जैसे ही प्रवेश करता है विषुवत रेखा पर जब लंबवत चमकता है उसी को दिन रात उसी दिन बराबर होता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्ध में मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं। समझ गए? 12-12 घंटे का होता है दिन और रात। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है, मतलब विषुवत रेखा पे तो विषुव कहा जाता है। 5वें प्रश्न की बात करें तो पूरे वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? मतलब किस स्थान पर बराबर होगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं विषुवत रेखा पर होगा। विषुवत रेखा तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आंसर होगा? तो भूमध्य रेखा तो होगा। भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए। तो इसी जगह पे तो दिन और रात बराबर होते हैं, इसी जगह तो लंबवत पड़ता है। आप फिर से जानकारी लेते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं उसी को नीचे पढ़ना है, बस थोड़ा-सा चेंज है। सुन लीजिए, भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, एक ही है। 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है, ये हम जानते हैं, जो सभी देशांतरों के अतिरिक्त एक बृहत वृत्त है। कौन? भूमध्य रेखा। बृहत है, बड़ा है भाई। वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ जो है वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर है। इसी वर्ष रात और दिन इसी के कारण जो है दिन और रात बराबर है, मतलब 12-12 घंटे का समय होता है। इसलिए यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। कहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाएगा? विषुवत रेखा पर पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण मतलब ऊपर जाइए या नीचे जाइए भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा को कहिए, दिन एवं रात की अवधि मौसम के अनुरूप परिवर्तित होते रहती है। तो मौसम के अनुरूप ही तो परिवर्तित होता है ना? छठा प्रश्न क्या है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर वर्ष का सबसे छोटा दिन पूछे तो वो बताइएगा 22 दिसंबर बताइएगा। क्या बताइएगा? 22 दिसंबर बताइएगा। 22 दिसंबर, चलिए हम जानते हैं। कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। ये तो जान गए कि भाई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हम जान गए। और जान लीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध जैसे ही होगा, उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछे सबसे छोटा दिन अगर पूछे तो आप याद रखिए सबसे छोटा दिन भाई कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? तो ठंडा के समय होगा। तो ठंडा के समय मतलब विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है, अर्थात 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन। और सबसे छोटा दिन कब होगा? ठंडा में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और इसे शीत क्या बोलते हैं? ऐनांत बोलते हैं। ऐनांत बोलते हैं, इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, जो कि 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकता। अब इसी में पूछ दिया कि सबसे बड़ा दिन बताइए। सबसे बड़ा दिन जैसे सबसे छोटा दिन हम उत्तरी गोलार्ध में जान गए कि 22 दिसंबर, तो सबसे बड़ा दिन बताइए। तो सबसे बड़ा दिन अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में तो हम बताएंगे कि भाई गर्मी में ही होगा सबसे बड़ा दिन, जिसे ग्रीष्म ऐनांत होते हैं और जिसे समर सोल्स्टिस बोलते हैं, जो कि 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। ये भी क्लियर हो गए। अब चलिए इसके विपरीत अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध चले जाइए, जो कि मैंने बोला कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 2 बटा हुआ है। अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर चलेंगे तो सबसे छोटा दिन अगर बोल दे कि दक्षिणी गोलार्ध में हम गए और सबसे छोटा दिन बोले तो हम बोलेंगे सबसे छोटा दिन तो 21 जून को होगा। क्यों? क्योंकि उधर तो 22 दिसंबर को हो गया सबसे छोटा दिन, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जब नीचे की ओर आइएगा ग्लोब के अनुसार तो आपको पता चलेगा 21 जून को। ठीक है, 21 जून को छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? तो 22 दिसंबर को होगा। उल्टा हो जाता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में और सबसे छोटा दिन 21 जून को हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। और यही उत्तरी गोलार्ध में चले जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 से दिसंबर को होगा और सबसे बड़ा दिन जो है जून में होगा, जो कि गर्मी में होगा। भूलिएगा नहीं ना।
सातवें प्रश्न का बात करेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो निम्नलिखित तिथियों में से कौन सा ऐसा तिथि है जिस समय दोपहर में आप कहीं खड़े रहते हैं धूप में, उस समय आपकी परछाई छाया जो है सबसे छोटी होती है? तो वो होता है 21 जून को ही तो होता है सबसे छोटा, है ना? कैसे? अब चलिए बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल हम नहीं देंगे, यही देगा। सूर्य जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगी, अगर सूर्य का प्रकाश अगर किसी लंबवत दूरी पर है, तो सबसे छोटी छाया बनेगी। दूरी पर पड़ेगा तो 21 जून ग्रीष्म अयनांत को। सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यही बात ध्यान रखना होगा कि आपका 21 जून में जो ग्रीष्म का समय आप देखते हैं, गर्मी का समय कहते हैं, जिसे समर सोल्स्टिक बोलते हैं। 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब लंबवत कर्क रेखा पर पड़ेगा। ठीक है? परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो कर्क रेखा पर दोपहर की सबसे छोटी छाया 21 जून को होगी। तो कर्क रेखा पर सबसे छोटी अगर पूछे तो 21 जून याद रखिएगा। सबसे छोटी। अब बड़ा बताइए, अभी जस्ट पढ़ें, कमेंट कर सकते हैं आप उसका। 9वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी व मेंटल के बीच की सीमा कहलाती क्या है? बताइए, कहलाती क्या है? तो वो कहलाएगी ऑप्शन नंबर ए मोह। आपका क्या होगा? ए आंसर होगा मोह असंबद्धता। अब मोह असंबद्धता के बारे में चलिए जानते हैं क्या है ये। और ये खुद दे रहा है और बांटा हुआ है, 5 रूप में बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है हम चलिए जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धताओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। किस नाम से? विभिन्न नाम से, अलग-अलग नामों से जानते हैं। जिसमें पहला आप जानते हैं कोनराड, कोनराड असंबद्धता। ठीक है? कोनराड असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य होते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच क्या होगा? तो आप जान लीजिए कोनराड होगा। ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है, इन दोनों के मध्य क्या होगा? तो कोनराड होगा। कोनराड क्या होगा? कोनराड असंबद्धता होगा। और जान लीजिए, आप अभी जस्ट पढ़े मोह असंबद्धता। असंबद्धता जो है भूमध्य पट्टी के निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य होगा। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य कौन सा है? तो मोह है। बस मोह याद रखिएगा, ठीक है? असंबद्धता सब में लग जाएगा। रेपेटी बताइए, रेपेटी किसके है? तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य होगा। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन है मध्य में? तो रेपेटी। गुटेनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग क्या है कि निचली मेंटल और बाहकोर, बाहकोर और निचली मेंटल के मध्य कौन सा है असंबद्धता? तो है वो गुटेनबर्ग है। पांचवा देखिए लेहमैन। लेहमैन की अगर बात करें तो लेहमैन है बाहकोर और क्या है? आंतरिक कोर। बाहकोर और आंतरिक कोर के मध्य है। तो लेहमैन जो है बाहकोर और आंतरिक कोर के मध्य माना जाता है। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कहलाता है एल्युमिनियम। क्या कहलाता है? एल्यूमिनियम कहलाता है। अब एल्युमिनियम कहलाता है तो हम चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम, ए आई कहिए। जबकि पृथ्वी के भूपर पट्टी मतलब क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, जो कि 46.6% है। सिलिकॉन 28% है। एल्युमिनियम 8.1% है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अगर पूछे, मेटल पूछे तो एल्युमिनियम लगा दीजिएगा। जबकि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर अगर पूछे, भूपर पट्टी जो होता है क्रस्ट ही बोला जाता है भूपर पट्टी को, में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे, एलिमेंट पूछे, देखिए धातु पूछा तो एल्युमिनियम, ठीक है। अगर तत्व पूछेगा, एलिमेंट पूछेगा तो हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है तो 46.6% है। सिलिकॉन कितना है 28% है। एल्युमिनियम कितना है तो 8.1% है। 10वां चलिए
10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम यही होगा कि धरातल से केंद्र की ओर जाना है। तो केंद्र की ओर जाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो है दूसरा नंबर आगे पहले होगा, सियाल होगा। सियाल हो गया, फिर उसके बाद 1 नंबर सीमा होगा। क्या होगा? सीमा, फिर उसके बाद नीफे होगा। तो यही तो बी नंबर सही है। अब बी नंबर सही है तो चलिए जानकारी लेते हैं। पृथ्वी के विभिन्न परतों में पृथ्वी के विभिन्न परतों में अलग-अलग तत्वों की प्रधानता होती है, जिसके कारण इन परतों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी की क्रस्ट में सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है, Si है, एल्युमिनियम Ai है, की प्रधानता के कारण उसे कहा जाता है सियाल कहा जाता है। ठीक है? सियाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? पृथ्वी के क्रस्ट में तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कारण इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। सियाल कहा जाता है। क्योंकि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा Si Ai, तो हो गया ना सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऐसे भी याद कर सकते हैं तरीके से। और सुन लीजिए, मेंटल कहा जाता है। मेंटल में जो है क्या होता है? सिलिकॉन तो होता ही है और मैग्नीशियम की भी अधिकता के कारण सीमा कहा जाता है। तो सीमा होगा ना, अगर मैग्नीशियम का शॉर्ट देखें तो Mg होगा और सिलिकॉन का Si होता है, तो Si और Mg को मिला दीजिए तो सीमा हो गया, तो सीमा कहा जाता है। तो मेंटल में ये पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसमें सीमा हो गया, सीमा कहा जाएगा। और क्रस्ट में क्या पाया जाता है? क्रस्ट में आपको सिलिकॉन तो पाया जाएगा, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। तो ये हो गया एल्युमिनियम सियाल हो गया। अब देखिए, इतना तो जान गए, अब ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की बात हो रही है क्रोड में। अब क्रोड में क्या होता है? तो निकेल एवं लौह होता है। तो निकेल का शॉर्ट फॉर्म होता है Na और लोहे का होता है Fe, मतलब आयरन का, तो Fe। तो Fe और Na और Fe मिलकर क्या बनेगा? नीफे। तो अधिकता के कारण क्या होता है? नीफे कहा जाता है। तो निकेल और लोहा ज्यादा मात्रा में होता है केंद्र में, क्रोड में, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। पृथ्वी के कोर में निकेल और फेरस, पृथ्वी के अगर कोर की बात हो रही है तो उसमें भी Na होता है और लोहे का रूप मतलब फेरस, Fe से मिलकर क्या बना? नीफे बन गया। तो यही तो हम फिर पढ़े, है ना? आगे चल। 11वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, किसकी? 11वां प्रश्न हम देखेंगे। स्वेस, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है। स्वेस जो हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है, अंदर के भाग 3 भाग में विभाजित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन विभाजित भागों में शामिल नहीं है? तो 3 भागों में विभाजित किए हैं वो तो हम जानते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। तीनों को हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका जो है सबस्ट्रेटम, ये जो है सबस्ट्रेटम जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वेप्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को विभिन्न तत्वों के प्रधानता के कारण क्या किए हैं? 3 परतों या भागों में विभाजित किए। परत कही है, भाग कही है, एक ही है। सबसे ऊपरी भाग बताया गया है सियाल को, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलकर बना है, उसी का नाम है सियाल। अब मध्य भाग को कहा गया, मतलब बीच वाले भाग को कहा गया सीमा। सीमा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, इसलिए। ठीक है, सीमा कहा गया है। Mg Ma कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक भाग को कहा गया है नीफा, मतलब नीफे कहा गया। निफा मतलब वो अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, नीफे। तो ये ध्यान रखना है, आंतरिक भाग को कहा गया नीफे। नीफे मतलब निकेल और फेरान, मतलब लोहा की मात्रा। Na और Fe मिला हुआ है, उसी को कहते हैं। तो ये तीनों सही है और ये बांटने वाले कौन थे? स्वेस जी। 12वां प्रश्न है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो उसका है ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है। क्या है? 32 मीटर है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है, 32 मीटर है। अब चलिए जानते हैं, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, होती जाती है। इसका कारण है गहराई के साथ दाब में होने वाली वृद्धि। दाब होगा तभी तो वृद्धि होगा। इसके कारण पृथ्वी के अंदर चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल मतलब पिघले हुए अवस्था में। ताप में वृद्धि की दर प्रति जो है, दर जो होता है, वृद्धि की दर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस है।
कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस है। 13वां प्रश्न क्या है सुनिए। पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई कितनी है? तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई कितनी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 500 मतलब 5150 किमी से लेके 6371 किमी है। मतलब 5150 किमी से लेकर 6371 किमी तक है। ऐसे याद रख सकते हैं, हर ढंग से याद रखिए। चलिए जानते हैं 2900 किमी की गहराई से 5150 किमी मतलब 5150 किमी की गहराई तक बाह्य कोर मतलब आउटर कोर तथा 5150 किमी से 6371 किमी तक जो है आंतरिक कोर मिलता है। देखिए 5150 किमी मतलब 5150 किमी की गहराई तक जाइएगा तो बाह्य कोर है। अगर मान लीजिए 5150 किमी से लेके 6371 किमी के गहराई तक जाइएगा तो आंतरिक कोर है। ठीक है, आंतरिक कोर आपको मिल जाएगा, इनर कोर मिल जाएगा। 14 प्रश्न क्या है सुनिए। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? तो निकेल कहते हैं। Ni से हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं। अब निकेल कहते हैं ये तो हम जान गए, और भी जान लीजिए, इसका जानकारी लीजिए। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले मतलब पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है नीफे नीफे है। मतलब निकेल की मात्रा तो है ही, इसमें लोहे की भी मात्रा है, Fe की मात्रा है। तो Ni Fe निकेल हुआ, नीफे हो गया। ठीक है, निकेल और लोहा मिलके पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके कोर में जो है प्रवाहित लौह धातुओं से विद्युत धारा द्वारा जो है उत्पन्न होता है। कैसे? लौह धातुओं से विद्युत धारा द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, जो कोर से निकलने वाली ऊष्मा संवहनीय धाराओं के द्वारा बाहर निकलती है। किसके द्वारा? ये सब संवहनीय धाराओं के द्वारा बाहर निकलती है। यही आपका हो गया पृथ्वी की गतियां। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा और है जो कि बहुत अच्छा है, अध्याय 4, वो भी चलिए हम खत्म कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से जल्दी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो। 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में एकदम छोटा-छोटा अध्याय है, तो जल्दी खत्म करेंगे। और अगर ज्योग्राफी का डाला हूँ तो 3 टाइम डालूँगा, 3 वीडियो डालूँगा, जिससे आपको आसानी से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम निकाल के आइए। क्योंकि हमें वन लाइनर महा मैराथन लाने जा रहा हूँ, जो कि स्पेशली आपके लिए ला रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, कोई भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। एनसीईआरटी गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रहा हूँ, और याद रखेंगे आप हैं तभी हम हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्यमानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है गैस और धूल कणों से हुई है। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, वो सही लगाइएगा। ऑटो सिम्ड है। कौन है? सिम्ड है। ऑटो सिम्ड हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जूम कर देता हूँ और जानकारी लेते हैं। तो सुनिए क्या जानकारी लेते हैं। रूसी वैज्ञानिक हैं ये, तो रूसी वैज्ञानिक हैं ऑटो सिम्ड जी। अब रूसी वैज्ञानिक हैं ऑटो सिम्ड ने तो क्या किए थे, वर्ष 1945 में धूल कण परिकल्पना का प्रतिपादन किए थे। पूरा नाम अगर पूछ दे, जैसे हो सकता है धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन किया, ये बोल दे तो ऑटो सिम्ड बताइएगा, क्योंकि कब किए थे? 1945 में किए थे। लेकिन पूरा पूछ दे तो आप याद रखिएगा अंतर तारकीय धूल, ठीक है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पनाएं बता दीजिएगा। तो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन कौन किए? तो वो किए थे हमारे जो है ऑटम सिम्ड जी किए थे। कब किए थे? 1945 में किए थे। ठीक है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना? अंतर तारकीय धूल परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य जो है आकाशगंगा के समीप से गुजर रहा था, सूर्य जो है आकाशगंगा के समीप से जब गुजर रहा था, तो उसकी आकर्षण शक्ति द्वारा कुछ गैसों तथा धूलकण
उसकी ओर आकर्षित हो गए, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ठीक है? तो आकर्षण शक्ति द्वारा कुछ गैसें हैं तथा धूल कण उसकी ओर क्या होने लगे? आकर्षित हो गए। आकर्षित हुए जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित संगठित या घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी के कारण तो ग्रह का निर्माण हुआ, प्लैनेट का निर्माण हुआ। इसी धूल कणों से हुआ है। एक संगठित हो गए, घनीभूत हो गए और निर्माण हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का निर्माण करते हैं या कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो चलिए जानते हैं यूरेनियम डेटिंग क्या है। देखिए पृथ्वी की आयु की बात हो रही है, नहीं कि जीवाश्म की होती तो कार्बन डेटिंग लगाते हैं, है ना? तो ये ज़रूर कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। यूरेनियम डेटिंग अगर विधि बात करें के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जबकि कार्बन डेटिंग से क्या होता है? डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का गणना की जाती है। यही दोनों अंतर ध्यान रखना है। भी देखे होंगे। डायनासोर के बारे में सुने होंगे। क्या डायनासोर का काल माना गया है? ये बात सत्य है। तो देखिए यहाँ पढ़ के हम क्लियर करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? इसका मतलब पूर्व था पूछ रहा है, मतलब डायनासोर का काल था, तो वो था 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। कितना था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए जुरेसिक कल्प बोला जाता है, जुरेसिक काल भी बोलिए। जुरेसिक कल्प को डायनासोर का काल बोला जाता है। जुरेसिक कल्प बोलिए, जुरेसिक काल भी बोल सकते हैं। उसी को डायनासोर का काल बोला जाता है, या आप कह सकते हैं डायनासोर का काल कहा जाता है, जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। मतलब 13.5 करोड़ जो है वर्ष पूर्व समाप्त भी हो गया। 5 करोड़ वर्ष जो है समाप्त भी हो गया था। इस कल्प का नामकरण कौन सा? जुरेसिक कल्प का नामकरण सन 1829 में, कब? 1829 में यूरोप महाद्वीप में स्थित, याद रखिएगा, यूरोप जो महाद्वीप में एक स्थित है पर्वत है, उस पर्वत का नाम आप जानते हैं आल्पस पर्वत श्रेणी में जो है जूरा पर्वत के नाम से किया गया है, या जूरा पर्वत के नाम पर किया गया है, इसी के नाम पर किया गया है। समझ गए? तो इस काल को ही बोला गया, इसका नामकरण भी किया गया है, जूरा पर्वत। चौथा प्रश्न है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए प्लीस्टोसीन से है। चलिए जानते हैं। महान हिमयुग की शुरुआत लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो महान हिमयुग की अगर शुरुआत पूछे तो कब बताइएगा? 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कौन से युग में? प्लीस्टोसीन युग बोला जाता है। ठीक है, आगे। इस दौरान पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान जो है लंबे समय के लिए कम हो गया था लंबे समय के लिए। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के जो बड़े भूभाग हैं, भूभाग पर क्या हो गया था? बृहद पैमाने पर हिमाच्छादन हो गया था। हिमाच्छादन मतलब बर्फ का हो गया था, हिमाच्छादन हुआ था। इस युग में यूरोप के विशाल मैदान पर जो है हिमानियों द्वारा बृहद पैमानों पर तलछट का निक्षेप किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था यूरोप के विशाल मैदान में। इस प्रकार के निक्षेप ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तरी जर्मनी तथा पोलैंड में पाया गया है, मतलब पाया जाता है। ये सब जो आपको निक्षेप हुआ था, ये सब ब्रिटिश, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश द्वीप समूह है, उत्तरी जर्मनी है तथा पोलैंड में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, या कौन से कथन जो है सत्य है? तो ये कथन जो है आपको, मतलब कौन सा सत्य है, कथन नहीं है इसमें, कौन सा सत्य है? तो ये पांचवा प्रश्न का सी होगा। ए और बी दोनों सही है। क्यों है? पृथ्वी का बाह जो है क्रोड तल अवस्था में है
तथा आंतरिक क्रूड ठोस अवस्था में है। अंदर का जो अगर बात करें ठोस अवस्था में है और इसका बाह्य क्रूड जो है इसका क्या है, तरल अवस्था में है। बी भी सही है कि पृथ्वी का क्रूड मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बना है जिसे नीफे बोलते हैं। पृथ्वी का बाह्य क्रूड, पृथ्वी का जो बाहरी क्रूड है वो तरल अवस्था में है और याद रखना है कि मेंटल व क्रूड की जो है सीमा पर चट्टानों का घनत्व जो है लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है तथा केंद्र में जो है इसका 6300 किमी है। कितना है, 6300 किमी है। 6300 किमी जो है केंद्र में अगर पूछे तो 6300 किमी की गहराई तक घनत्व लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेमी है गहराई। ठीक है, ये घनत्व पूछ रहा था, सेमी तक हो जाता है, गहराई जो है 13.6 ग्राम सेमी घन तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रूड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए छठा प्रश्न है, पृथ्वी पर मुख्यतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे, उसे कहते हैं पैंजी, पैंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंजिया। अब पैंजिया कहते हैं तो सुन लीजिए, पैंजिया कहते हैं तो कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग था एक समस्त महाद्वीप भाग आपस में एक साथ संलग्न थे, जुड़े हुए थे। इस प्रकार समस्त स्थलीय भाग को पैंजिया तथा समस्त जलीय भाग को पैंथालाशा के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थलीय भाग को पैंजिया के नाम से जानते थे एक साथ था तो, और जलीय भाग को क्या कहा जाता था, पैंथालाशा कहा जाता था। पैंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड स्थित था। मतलब अगर पैंजिया के उत्तरी भाग में पूछे तो लॉरेंसिया बता दीजिएगा, लॉरेंसिया सही है। जिसमें कौन कौन आते थे, तो उत्तरी अमेरिका आता था, ग्रीनलैंड आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। लॉरेंसिया में एशिया भी आता है। और दक्षिणी अगर भाग में कहें गोंडवाना जो लैंड है उसमें कौन आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। अफ्रीका आता है, मेडागास्कर आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, भारत भी आता है, सोच लीजिए प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया आता है और आपका अंटार्कटिका भी आता है, अंटार्कटिका भी स्थित है। ठीक है, तो ये आ गया गोंडवाना में। चलिए, तो ये हो गया आपके चौथे अध्याय खत्म। और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट अध्याय में ज्वालामुखी से 5वें अध्याय में।